नमस्कार प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री क्लासेस में आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसे हम बायोमॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। बायोमॉलिक्यूल के में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, फैट है। सारे सिलेबस में नहीं है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे सिलेबस में है, तो इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं बायोमॉलिक्यूल के इंट्रोडक्शन से। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में आप देखिए कि बायोमॉलिक्यूल होता क्या है। बायोमॉलिक्यूल के बारे में अगर बात की जाए तो ये मॉलिक्यूल उस तरह के मॉलिक्यूल हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है, बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। इसकी क्या खासियत है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू, सेल ऑर्गेनेल से मिलकर बना होता है। और ये सभी कुछ जो होता है वो टोटल ओवरऑल किससे मिलकर बना होता है? बायोमॉलिक्यूल से। बायोमॉलिक्यूल मेनली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड जिसे आप फैट भी कहते हैं, विटामिन, मिनरल, डीएनए, आरएनए, एंजाइम, हार्मोन से मिलकर बना होता है। इन सभी चीज़ों से मिलकर हमारा क्या बना होता है? पॉलीमॉलिक्यूल। ये सारे मिलकर हमारे पूरे शरीर का निर्माण करते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। तो कार्बोहाइड्रेट हमें यहाँ पर पढ़ना है। आप देख सकते हो यहाँ पर बायोमॉलिक्यूल में पहला पॉइंट जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। ठीक है, इतना हम लोग आज कवर करेंगे इस वीडियो में। आज हम लोग इतना कवर करने वाले हैं। और इसके बाद फिर मोनोसेक्राइड जो हमारा मेन सिलेबस है, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और यूज़, ये सारा कुछ अगले वीडियो में देखा जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बायोमॉलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट इज़ द हाइड्रेट ऑफ कार्बन। ठीक है, बहुत सीधी सी डेफिनेशन है, कार्बोहाइड्रेट इज़ द हाइड्रेट ऑफ कार्बन। ठीक है, तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन का मतलब क्या होता है? हाइड्रेट ऑफ कार्बन का मतलब होता है कि कार्बन का हाइड्रेट है ये मॉलिक्यूल। ठीक, अगर ये n नंबर और n नंबर में ले लिया जाए तो फॉर्मूला बनता है हमारा CnH2nOn। ठीक है, ये जनरल फार्मूला है हमारे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो है उसका जनरल फार्मूला हमारा क्या है? CnH2nOn। अगर n की वैल्यू हम 1 रखें तो C1H2O1 यानी आ जाएगा CH2O। तो ये जो फार्मूला है वो किसका है? फॉर्मेल्डिहाइड का है, वो कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसका भी ध्यान रखिएगा, यानी n की वैल्यू 1 नहीं रखी जा सकती। n की वैल्यू मिनिमम कितनी? 3 से कम पे काम नहीं चलने वाला। C3H6O3 ये हमारा कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें हम ग्लिसरॉल्डिहाइड को लेते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, अब इस पे आगे चलते हैं तो पता करते हैं कि इसका मतलब क्या है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है ना, एसीटोन। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। कह रहा कार्बोहाइड्रेट की ये जो डेफिनेशन जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट डिफाइंड एज द हाइड्रेट ऑफ कार्बन, ये डेफिनेशन ओल्ड फैशन है। ठीक है, पुरानी डेफिनेशन है। कार्बोहाइड्रेट की आज की नई डेफिनेशन क्या है? वो है कार्बोहाइड्रेट इज एन ऑप्टिकल एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और द कंपाउंड विच गिव दीज ऑन हाइड्रोलिसिस। वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं जिनके अंदर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होता है। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, इसके बारे में कुछ जानते हैं क्या? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कायरल कार्बन होता है। ठीक है, कायरल कार्बन क्या होता है देखते हैं इसको। देखिए, पहले तो समझो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन क्या है। तो एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो हमारे कार्बोनिल ग्रुप में के दो पार्ट हैं। ठीक है, एक पार्ट एल्डिहाइड और दूसरा पार्ट कौन सा है हमारा? कीटोन। ठीक, कीटोन दूसरा पार्ट है। तो एल्डिहाइड जो है वो कैसे बनता है? जब हमारे ये जो खाली दो वैलेंसी जो खाली हैं यहाँ पर, इन वैलेंसी में एक वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होगी
तो उसे हम क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड कह देंगे। ठीक है, एक वैलेंसी हाइड्रोजन से, दूसरी एल्किल से भी हो सकती है, हाइड्रोजन से भी हो सकती है, या किसी एरोमेटिक कंपाउंड से भी हो सकती है, उसको हम लोग कार्बोनिल ग्रुप में पढ़ लेते हैं। फिर आते हैं कीटोन के बारे में। कीटोन में क्या कहता है कि इसमें दोनों वैलेंसी जो कार्बोनिल की हैं वो एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाइड हों या एरिल ग्रुप से सेटिस्फाइड हो। एरिल मतलब एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कीटोन कहते हैं। या दोनों मिक्सचर हो, भाई एक आर हो दूसरा ए आर हो जाए। ठीक है, ऐसी कंडीशन में उसे हम क्या बोलेंगे, कीटोन कह देते हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपका कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए। पहले क्या होना चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, साथ में अल्कोहल। अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनेगा आपका, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम पढ़ के आए हुए हैं कि अगर कार्बोनिल ग्रुप यानी ये सी डबल बॉन्ड ओ, इसको रिएक्ट कराया जाए अल्कोहल से, R-OH से, ठीक है, रिएक्ट कराया जाए, तो आप जानते हो कि रिएक्शन में क्या होगा कि ये वाला हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा, और कार्बोनिल का ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, कार्बन पे प्लस आ जाएगा। तो ये जो ऑक्सीजन वाला पूरा पोर्शन है OR, ये आके इससे जुड़ जाएगा कार्बन से, और ये H इससे जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा हमारा COH और OR-। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं हेमी एसिटल। ठीक है, हेमी एसिटल। तो एक्चुअल में जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, वो फॉर्म ऑफ हेमी एसिटल है। ठीक है, तो हेमी एसिटल तरीके का होता है कार्बोहाइड्रेट आपका। देख लेते हैं ऊपर लिखा हुआ है क्या। और तो इसमें कह रहा है कि इसका जनरल फार्मूला जो हो गया वो ये हो गया, C6H12O6, किसका, ग्लूकोज का जनरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो ये है। ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है। ठीक, स्ट्रक्चरल फार्मूला में ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल होता है, यानी एक CHO हो गया, और साथ में 5 और कार्बन होते हैं। तो आपका ये जो बॉन्ड लाइन नोटेशन फार्मूला के थ्रू लिखा जा रहा है, इसके थ्रू। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पे 4 कार्बन हो गए, जहाँ पे कट कर रहा है ये वाली लाइन दूसरी लाइन को, ये 4 कार्बन हो गए, 2 3 4, तो कुल कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। ठीक है, CHO में अब यहाँ पर OH है क्योंकि पॉली हाइड्रोक्सी ग्रुप बोला है, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप होने चाहिए, हाइड्रोक्सी मतलब OH हो गया, तो OH ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है सारा, और साथ में CHO, तो CHO ग्रुप हो गया, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया, तो ये पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। ग्लूकोज क्या है, पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक, ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गया। ये सारे स्ट्रक्चर सेम है, चाहे ये स्ट्रक्चर देख लो, चाहे ये वाला स्ट्रक्चर देख लो, और चाहे ये वाला। भाई इसमें ये जो ये मॉलिक्यूल लिखा हुआ है इसमें ये सारे सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, होल 4 लिख दें इसका, तो होल 4 लिख के ये फॉर्मूला लिख लिया गया, ऐसे लिखा गया है, CHO CHOH का होल 4 और CH2OH। इसे हम बोल रहे हैं डी ग्लूकोज। डी की वर्ड क्यों यूज़ किया, डी मीन्स होता है डेक्स्ट्रो। ठीक है, डेक्स्ट्रो क्यों लिखा जाता है, जब DL कॉन्फ़िगरेशन की शुरुआत की गई तो वो कार्बोहाइड्रेट के लिए ही की गई थी, कार्बोहाइड्रेट के लिए स्पेसिफिकली D और L कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किया था नॉमेनक्लेचर में। तो यहाँ पर जो ये 5वां कार्बन होता है, यानी सेकंड लास्ट कार्बन किसी भी कार्बोहाइड्रेट का जो होता है, अगर उसमें OH राइट साइड होता है, OH किस साइड होता है, राइट साइड, तो उसे हम बोलते हैं डी यानी डेक्स्ट्रो। अगर OH लेफ्ट साइड चला जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीवो कह देते हैं। ठीक, तो इतनी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी आप लोगों को। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ पर चल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट के इंट्रोडक्शन को समझ लिया गया, हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं और क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, हाँ देखो ये पॉइंट आ गया, क्लियर हो गया। लिख रहा है दिस डेफिनेशन इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। तो अब यहाँ पर इसने वही एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बात कही है कि एल्डिहाइड को अल्कोहल से रिएक्ट करा के हेमी एसिटल बना दिया, कीटोन को रिएक्ट करा के कि हेमी कीटल बनाया। ठीक है, तो डेफिनेशन में करेक्शन किया जाता है। करेक्शन करने के बाद कह रहे हैं कि यहाँ पर पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड जो हैं वो कैसे हो सकते हैं, एल्डिहाइडिक और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो फ्री भी हो सकते हैं और हेमी एसिटल या हेमी कीटल फॉर्म में भी हो सकते हैं। यानी जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये ओपन चेन स्ट्रक्चर भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है, क्लोज चेन स्ट्रक्चर भी हो सकता है। ठीक है, तो क्लोज चेन का मतलब क्या होगा, एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, रिंग। तो कार्बोहाइड्रेट में हमें 2 तरह की रिंग पढ़ने को मिलती हैं, एक होती है पायरानोज रिंग और दूसरी होती है फ्यूरानोज रिंग। ठीक है, पायरानोज और फ्यूरानोज, ये 2 तरह की रिंग हमको पढ़ने को मिलती हैं। इसको भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसने बॉन्डिंग करके दिखाई हुई है, चलो बॉन्डिंग भी तुमको दिखा देते कैसे इसका स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है। इसको तो आप नोट्स में पा ही जाएंगे। देखिए,
जैसे CHO है तो इसको हम लिखते हैं C डबल बॉन्ड O और H, एक वैलेंसी कार्बन के साथ सेटिस्फाइड हो गई। और अब हम लिख लेना है CH2OH, ग्लूकोज यानी डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाने चलना है, ठीक है। OH H, इसको 2-3 बार बनाओगे तभी बना भी पाओगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसको कई बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही बना पाएंगे, वरना बना नहीं पाएंगे, भूल जाएगा बार बार। यहाँ बॉन्ड ब्रेक करके देखा जाए, ये जो OH वाली बॉन्ड है, ये बॉन्ड इसको ब्रेक किया, OH पे प्लस चार्ज, H पे और O पे माइनस चार्ज। इसी तरह से कार्बोनिल का पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन की तरफ माइनस और इस पे प्लस, ऐसा करके लिख लेते हैं, ठीक। और फिर ये जो आपका ऑक्सीजन है इसने अटैक कर दिया किस पे, हाइड्रोजन पे, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज था। और हमारा जो कार्बन है, कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया है, तो ऑक्सीजन उसको ले जाएगा, ऑक्सीजन अपने पास लेके जाएगा, उसको बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो कार्बन अपनी जगह से हिलेगा तो है नहीं, एक चेन का फॉर्मेशन बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिए, इसको देखते हैं। सी ये क्या हो गया, OH बन गया, और ये हो गया H, ठीक। ये हो गया CH2OH। किस नंबर कार्बन पे, 5वें नंबर कार्बन पे। तो 5वें नंबर कार्बन पे क्रॉस किया और इस तरह से ऑक्सीजन ले जाके जोड़ दिया, ठीक है। ये ऑक्सीजन देखो एक रिंग बन गई, पहले नंबर और 5वें नंबर के बीच में एक रिंग बन गई, छठा नंबर रिंग से बाहर दिख रहा है, ठीक है। 2 3, यहाँ पर OH H OH, ठीक है, OH H और ये H। तो इससे यहाँ पर OH राइट साइड में दिख रहा है तुमको, ठीक है, राइट साइड में है। ये पहला कार्बन है, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज का पहला कार्बन जो होता है उसे बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। ये डिसाइड कर देता है रोटेशन, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं अल्फ़ा डी ग्लूकोज। डी का मतलब जान गए, OH राइट साइड में होगा 5वें नंबर कार्बन पे, और अल्फ़ा का मतलब ये होगा कि पहले नंबर कार्बन पे OH किस साइड में होगा, राइट साइड में होगा। अगर OH लेफ्ट साइड में चला जाता है तो उसे हम बोलेंगे बीटा, ठीक है। सेम चीज़ रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा, बस OH किस साइड चला गया, लेफ्ट साइड में चला गया, तो उसे हम क्या बोल देंगे, बीटा बोलेंगे, ठीक है ना। OH H OH H OH H और H, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज हो जाएगा। तो ये जो है पहला जो कार्बन है इसे हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। कैसा कार्बन होता है, एनोमेरिक कार्बन, जो डिसाइड करता है इसका रोटेशन, ठीक है। तो एनोमेरिक कार्बन इसको हम कहते हैं। ये हमारा क्लोज चेन स्ट्रक्चर हो गया। तो हमने अभी बोला ना कि पायरानोज और फ्यूरानोज 2 फॉर्म में होगा रिंग, ठीक है। तो कैसे 2 फॉर्म होंगे ये देखा जाए। अगर इसको हम क्लोज चेन स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ये सारी बॉन्ड हो गई। तो पहला नंबर कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कहाँ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, CH2OH। ये छठा कार्बन हो गया, ठीक है। देख लो इसको, छठा नंबर कार्बन हो गया। अब यहाँ पर OH अगर ऊपर है तो इसे हम बीटा बोल देंगे, और अगर OH नीचे लिख दिया जाएगा, OH नीचे लिख दिया जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा, अल्फ़ा कहा जाएगा। समझ रहा था। अगर OH ऊपर लिख दिया गया तो बीटा, OH नीचे है तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक। ध्यान रखिएगा इसको। तो ये हो गया हमारा। अगर इसको सपोज करो पूरा लिखते हैं, चलो पूरा बना लेते हैं स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर HOH और ये OH HOH HOH और यहाँ पे OH था ही, नीचे H लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमारा पूरा हो गया। अब ये जो है ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज कहलाएगा। तो अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरानोज, ये पूरा इसका नाम हो गया, अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरानोज। अब यहीं पर OH ऊपर आ जाएगा तो इसे हम बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज बोल देंगे। क्या बोल देंगे, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज कहा जाएगा, ठीक है। OH ऊपर आ गया तो इसे हम बोल दे रहे हैं बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज, ठीक। ये स्ट्रक्चर हो गया। आगे चलते हैं। डेफिनेशन तो पूरी क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। अब आगे इसमें देखो, हमें नॉमनक्लेचर पढ़ना है, ठीक है। नॉमनक्लेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉमनक्लेचर क्या है, नॉमनक्लेचर में कह रहा है कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिंपलर फॉर्म में अगर देखा जाए तो उसके एंड में ओज लगा दिया जाता है, ठीक है। तो कैसे डिसाइड होता है, इस टेबल को ध्यान से देखिएगा।
कह रहा नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मॉलिक्यूल 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, बहुत सारे आगे से बढ़ सकते थे। ठीक है, तो एल्डिहाइड कंटेनिंग ग्रुप, अगर एल्डिहाइड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट है तो उसका नाम क्या होगा? उसके नाम में शुरुआत में कह रहा अगर एल्डिहाइड है तो क्या लगा देंगे? एल्डो लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एल्डो लगा देंगे। तो एल्डो लिख दिया। एल्डो लिखने के बाद फिर ट्राई लिखा। ट्राई किसके लिखा? 3 कार्बन है। और ओज किस लिए लिखा? क्योंकि वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, तो उसके एंड में क्या लगा दे रहे हैं? ओज लगा दे रहे हैं। इसी तरह से कीटोन अगर है, ग्रुप कैसा है? कीटोन है, कीटोन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट है, तो उसमें लिखते हैं कीटो ट्राईओज। मतलब क्या हुआ? मतलब अभी शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि यहाँ पर आपके कार्बोहाइड्रेट में 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप होंगे, एक एल्डिहाइड और दूसरा कौन सा होगा? कीटोन। ठीक है, तो अगर कीटोन होता है तो कीटो ट्राईओज लिख दिया, और एल्डिहाइड होता तो एल्डो ट्राईओज लिख दिया। तो मतलब इन सभी को अगर हम समेटिव लिखें तो हम लिखेंगे एल्डोजेज, और ये क्या हो जाएंगे? सारे कीटोजेज। ठीक है ना, तो ये एल्डोज हो गए और ये कीटोज, यानी 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट हो गए आपके पास। तो नाम समझ में आ गया ना? अगर हम कहें कि 5 कार्बन कंटेनिंग कोई 5 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो हम लिखेंगे पहले 5 कार्बन है तो पहले एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के लिए क्या लिखेंगे? एल्डो। फिर 5 कार्बन के लिए लिखेंगे पेंटा, पेंटा। फिर लगा देंगे ओज। ठीक है, तो ए और ओ एक साथ आ रहा है तो क्या लिख लेंगे? एल्डो पेंटोजेज। ठीक है, पेंटोज, पेंटोजेज लिखो चाहे पेंटोज लिखो, तो ए हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया इसका नॉमेनक्लेचर। अब आते हैं क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन क्या है भाई? पहला क्लासिफिकेशन देख ही लिया, एल्डो और कीटो फॉर्म में हो जाएगा। अब क्लासिफिकेशन में हम शुरुआत में देखें, शुरुआत में अगर देखा जाए, कहाँ भाग गया? भागा जा रहा है। कीटो, एल्डो, हाँ ये हो गया। क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन देखो ध्यान से। क्लासिफिकेशन कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस के अकॉर्डिंग अगर इसको हम क्लासीफाई करना चाहें तो कैसे क्लासीफाई करेंगे? कह रहा है 3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। ठीक है, इसको समझाते हैं तुमको, ओलिगोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड होता क्या है। देखो यहाँ पर समझते हैं। देखो जब भी हम किसी चीज़ की हाइड्रोलिसिस करने की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? वाटर को ऐड करने की बात कर रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट है, अगर उसमें वाटर को ऐड कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। कह रहा है 3 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। कैसा हो सकता है? मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड फॉर्म हो सकती है, ओलिगोसेकेराइड हो सकती है, और पॉलीसेक्राइड हो सकती है। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड क्या होते हैं? जिनकी कोई हाइड्रोलिसिस ना हो, यानी जो सबसे सिंपलर कार्बोहाइड्रेट है कौन से? मोनोसेक्राइड है, जिसमें हमारा C6H12O6 आ जाता है। ठीक है, C6H12O6 आता है हमारा। ओलिगोसेक्राइड कैसे होते हैं? ओलिगोसेक्राइड वो होते हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस होती है H+ फॉर्म में, और हाइड्रोलिसिस होने के बाद एक खासियत क्या है कि इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक की मोनोसेक्राइड यूनिट, ध्यान से सुनना, मोनोसेक्राइड यूनिट मिलती है। ठीक है, अगर 2 मोनोसेक्राइड यूनिट मिलती है तो इसे हम बोलते हैं डाइसेक्राइड, 3 मिलती है तो ट्राई बोलते हैं, 4 मिलती है टेट्रा बोलते हैं, 5 मिलती है पेंटा बोलते हैं, 6 मिलती है हेक्सा बोलते हैं, 7 मिलती है हेप्टासेक्राइड बोलते हैं, और 8 मिलती है ऑक्टासेक्राइड, और 9 मिलती है तो नोनासेक्राइड बोलते हैं। इसके बाद फिर हमारा पॉलीसेक्राइड आ जाता है। ठीक है, तो यानी ये जो है ये कॉम्प्लेक्स सेक्राइड हो गए, है ना? ये कैसे सेक्राइड है? कॉम्प्लेक्स सेक्राइड हो गए हमारे। देखो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दे रखा है, टेबल में एग्जाम्पल आपके पास है। ठीक है, ये देखने को आपको मिल जाएगा। डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड कब? जब 2 मोनोसेक्राइड यूनिट हमारे पास हैं। कैसी? 2 मोनोसेक्राइड यूनिट अगर हमारे पास हैं तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? डाइसेक्राइड बोल रहे हैं। अगर 3 मोनोसेक्राइड यूनिट है तो ट्राइसेक्राइड बोल रहे हैं, 4 है टेट्रा बोल रहे हैं, 5 है पेंटा बोल रहे हैं, 6 है हेक्सा, हेप्टा। एग्जाम्पल दे दिया, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सभी क्या है? डाइसेक्राइड हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ट्राइसेक्राइड, रेफिनोज, स्टेचाइओज, बहुत सारे ऐसे हो जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं पॉलीसेक्राइड की। तो पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं? समझो पॉलीसेक्राइड को। पॉलीसेक्राइड हमारे जो होते हैं, अगर इनका हाइड्रोलिसिस होता है, इनकी हाइड्रोलिसिस होती है तो क्या बनता है? हमारे
10 से लेके 100 या 1000 मॉलिक्यूल, 1000 यूनिट मिलती है किसकी, मोनोसेकेराइड की। किसकी मिलती है, मोनोसेकेराइड की 1000 यूनिट तक मिल सकती है। ठीक, तो अब ये मुझे मोनोसेकेराइड की 1000 यूनिट हमें मिल रही है, उसके वो कैसी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर मोनोसेकेराइड की जो 1000 यूनिट मिल रही है हमको वो सेम है, सेम है, तो उसे हम बोलते हैं होमो पॉलीसेकेराइड। ठीक है, क्या बोलते हैं, होमो पॉलीसेकेराइड। और अगर डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट है तो उसे क्या बोलते हैं, बोलते हैं हेट्रो पॉलीसेकेराइड। क्या बोलते हैं, हेट्रो पॉलीसेकेराइड कहते हैं। ठीक, होमो पॉलीसेकेराइड में एग्जांपल आपके पास है स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज। ठीक, और हेट्रोपॉलीसेकेराइड में एग्जांपल है ग्लाइकोकोड्स, रेजिन, काइटिन एट्सेट्रा। ठीक है, जिसमें डिफरेंट सब्सटेंस आ जाएं, जैसे फास्फोग्लूकोज है, ठीक है, फास्फो ग्लाइकोजन्स हैं तो उसमें फास्फोरस ग्रुप आ गया, फॉस्फेट ग्रुप आ गया, ऐसे ही डिफरेंट हो जाएं। ठीक है, तो उसको हम हेट्रोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। तो ये हमारा, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, मोनोसेकेराइड यूनिट, तो होमोपॉलीसेकेराइड कंटेन सेम टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट, और हेट्रोपॉलीसेकेराइड कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट, काइटिन, ग्लाइकोलिपिड, रेजिन एटसेट्रा। ठीक, तो ये सारे एग्जांपल हो गए। आपको इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ा रहे हैं, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।